वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर एम खालिद सिद्दीकी। आई एम ए रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ माहितुल अमराज पैथोलॉजी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट prestigious college of Unani system of medicine of India, that is Rajkiye या Government Takmilutib College and Hospital, Lucknow. I am making this video on the request of my students and hope you can also find this video beneficial. If you like this video, then please like, share and subscribe this channel, and don't forget to press the bell icon to get the notification earliest. Welcome dear students. We are talking about the cell injury, जुरूह खुलिया, and this is the part third of the जुरूह खुलिया। और आज हम लोग बात करेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इससे पहले हम लोगों ने दो पार्ट पढ़ा। पहले पार्ट में हम लोगों ने जनरल डिस्क्रिप्शन पढ़ा था सेल इंजरी के बारे में और उसकी इटियोलॉजी यानी उसके असबाब पढ़े थे, और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था पैथोजेनेसिस और पैथोजेनेसिस स्पेशली ऑफ द रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो इन दोनों वीडियोस का लिंक यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के आप देख लीजिए। जिन्होंने दोनों वीडियो नहीं देखा है वो देख लें, जिससे तीसरा पार्ट समझने में हमें बहुत आसानी से समझ में आ सके और आसान हो जाए। आज हम लोग बात करेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी, दैट इज़ द नाकाबिले मराजात या नाकाबिले बहाल जुरूह खुलिया, यानी ऐसी इंजरी हो गई, इतनी इंजरी हो गई जो हम उसे लौटा नहीं सकते हैं, इरिवर्सिबल हो गई। ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल शुरू करने से पहले हम लोग रिवर्सिबल का एक बिल्कुल क्विक रिकैप कर लें। हम लोगों ने बात की थी कि दिस इज़ द नॉर्मल सेल, और नॉर्मल सेल में हम लोगों ने यहाँ एग्जाम्पल लिया था क्या, हाइपोक्सिया, कि देयर इज द हाइपोक्सिया और इस्चीमिया। हाइपोक्सिया या इस्चीमिया हुई, नॉर्मल सेल अपना काम कर रही थी, नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, तो ये एक स्ट्रेस आया, दैट मीन द हाइपोक्सिया या इस्चीमिया, यानी ब्लड जो हमारी सेल थी उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तो जब हाइपोक्सिया या इस्चीमिया हुई तो पहला चेंज हम लोगों ने पढ़ा था, क्या आया कि देयर इज द डिप्लीशन इनटू द एटीपी। एटीपी जो है वो कम बन रही। क्यों कम बन रही है? क्योंकि नॉर्मल यहाँ पर क्या हो रहा था कि व्हेन द ऑक्सीजन कम्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर क्या हो रहा है, एरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो रहा था, और इससे क्या बन रही थी, एटीपी। अब क्या हो रहा है कि जब ऑक्सीजन कम मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो एटीपी जो है ये प्रॉपरली नहीं बन रही, एटीपी डिप्लीशन हो रही है। जब एटीपी नहीं बन रही थी तो हम लोगों ने बात की थी कि इन द मेम्ब्रेन देयर आर द वेरी इंपॉर्टेंट पंप दैट इज नोन एज द सोडियम पोटेशियम पंप। इस पंप का क्या काम है कि ये पंप जो है सेल के अंदर से सोडियम को बाहर भेजता है और बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से पोटेशियम को अंदर लाता है। जब ये पंप काम नहीं कर रहा है एटीपी की कमी की वजह से, तो सेल के अंदर क्या हो रहा है कि देयर इज द अक्यूमुलेशन ऑफ द सोडियम, और जब सोडियम कहीं पर रुकता है, अक्यूमुलेट करता है, तो अपने साथ वाटर को कैरी करता है। तो देयर इज द अक्यूमुलेशन ऑफ द सोडियम एंड द वाटर इन द सेल, और उसकी वजह से क्या हो रही है कि सेल इज स्वेल हो जा रही है, स्वेलन, और इसमें ब्लेब फॉर्मेशन हो जा रहा है, ब्लेब फॉर्मेशन, फूल जा रही है जगह जगह से, ऐसे देयर इज अ ब्लेब फॉर्मेशन। ठीक है, पहली चीज़ ये हो रही थी जब सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं कर रहा था, सोडियम ज़्यादा आया तो इनफ्लेक्स ऑफ द सोडियम इज देयर एंड द इफ्लेक्स ऑफ द पोटेशियम, बाहर से पोटेशियम सेल के अंदर नहीं आ पा रही है, तो ये पंप काम नहीं कर रहा है। दूसरा पंप हम लोग ने बात की थी, दैट पंप वाज द कैल्शियम पंप। देयर इज अ कैल्शियम पंप। नॉर्मली सेल के अंदर बताया था कि बहुत कम कैल्शियम है, मेनली कैल्शियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, और सेल में जो कैल्शियम है भी वो कहाँ पर है, फ्री नहीं है साइटोसॉल में, माइटोकॉन्ड्रिया में है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है। तो जब कैल्शियम इन्फ्लेक्स हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया स्वेलन हो जा रही है, एंड देयर इज द डिपोजिशन ऑफ द स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटीज। स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटीज जो है वो जमा हो जा रही है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक चीज़ तो ये हो रही थी कि ये पंप काम नहीं कर रहा, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम, और दोनों के इफेक्ट सामने आए। दूसरी चीज़ क्या हो रही थी कि जब एटीपी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से यानी एरोबिक रिस्पायरेशन से नहीं बन रही थी, तो सेल ने दूसरा मेथड इख्तियार किया एटीपी बनाने का, और दैट इज नोन एज द, हमने क्या बात की थी कि दूसरा मेथड कौन सा है, अल्टरनेट पाथवे है।
तो दूसरा मेथड फिर क्या हो रहा है, जब एटीपी नहीं बन रही है तो एनएरोबिक मेथड से एटीपी बनाने की कोशिश कर रही है, दैट इज नोन एज द एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। तो जब एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस हो रही थी तब क्या हो रहा था, इसका बाय प्रोडक्ट जो है दैट वाज द लैक्टिक एसिड बन रहा था, और ये लैक्टिक एसिड सेल में डिपॉजिट हो जा रही थी, दैट इज नोन एज द लैक्टिक एसिडोसिस। और जब सेल लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जा रहा था तो पीएच ऑफ द सेल इज रिड्यूस्ड, पीएच जो है सेल का पीएच काफ़ी कम हो जा रहा था, और जब पीएच कम हो जा रहा था, एसिडिक हो जा रहा था, तो इसके साइड इफेक्ट में क्या है कि न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो है वो क्लम्प हो जा रहा है, देयर इज द क्लम्पिंग ऑफ द न्यूक्लियर क्रोमेटिन। ठीक है, तो एक चीज़ तो सेलुलर चेंज आया जो उसकी वजह से, दूसरी चीज़ न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो है वो क्लम्प हो गई। तीसरी चीज़ एक और क्या फ़र्क पड़ रहा था कि देयर इज द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पर क्या है हमारा, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग ने बात की थी, वन इज द रफ एंड वन इज द स्मूथ। रफ कौन से हैं, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और जब एटीपी कम हो रही है तो देयर इज द स्वेलिंग इन दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो राइबोसोम से ये डिटैच हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं, बिकॉज इनको राइबोसोम से अटैच होने के लिए एटीपी चाहिए, और यहाँ पर एटीपी डिमिनिश्ड है, एटीपी कम है, इसलिए डिटैच हो जा रहे हैं। एंड दिस इज द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। जब इसमें स्वेलिंग हो जा रही है और दिस गोल्गी अपरेटस में भी स्वेलिंग हो जा रही है, तो प्रोटीन सिंथेसिस रिड्यूस हो जा रही है, और जब प्रोटीन सिंथेसिस रिड्यूस हो रही है तो प्रोटीन डिपेंडेंट जितने हमारे काम हैं, सेलुलर मेम्ब्रेन है, एंजाइम है, सारे के सारे काम डिमिनिश्ड हो जा रहे हैं। कुछ चेंजेस जो है वो जो है सेल मेम्ब्रेन में आ रहे हैं। क्या था कि सेल स्वेलन हो गई, मेम्ब्रेन में ब्लफ फॉर्मेशन हो गया, और देयर में बी द सम इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपॉजिट, वहाँ पर कुछ इंट्रामेम्ब्रेनस डिपॉजिट हो सकते हैं। और इसके अलावा देयर में बी द फॉर्मेशन ऑफ दिस माइलिन फिगर। हमने बताया था कि माइलिन फिगर जो है बन सकते हैं कुछ थोड़े से रिवर्सिबल में सेल के साइटोप्लाज्म या आउटसाइड द साइटोप्लाज्म। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट थी कि देयर वाज द विद इन द सेल देयर वाज दिस लाइसोसोम्स हमें आता था सोसाइड बैग्स हैं। तो लाइसोसोम में क्या होगा कि वहाँ पर ऑटोफैजिक वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो सकता था, यानी ये जो डैमेज हमारे सेल ऑर्गेनल्स है, फॉर एग्जांपल इफ द माइटोकार्डिया डैमेज, तो इसको ये इनगल्फ कर ले सकता है। तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द ऑटोफैजिक वैक्यूल्स। ऑटोफैजिक वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें रिवर्सिबल सेल इंजरी में हमको देखने की मिलेगी थी। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी में किस तरह के चेंजेस आते हैं। तो हाइपोक्सिया या इस्चीमिया अगर परसिस्ट करती, कंटिन्यूस करती है, तो देयर इज द इरिवर्सिबल सेल इंजरी, यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंज ऐसा आता है जो रिवर्स नहीं हो सकता है, इरिवर्सिबल है, दैट मीन द सेल डेथ। जो रिवर्सिबल इंजरी से इरिवर्सिबल इंजरी यानी जो कन्वर्ट होता है, जो देयर इज पॉइंट ऑफ द नो रिटर्न जो है बहुत ज़्यादा क्लियर कट नहीं है। लेकिन रिवर्सिबल इंजरी और इरिवर्सिबल इंजरी में दो चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट जो है वो फ़र्क है। पहली चीज़ होती है कि इनएबिलिटी ऑफ द सेल to reverse mitochondrial dysfunction on the reperfusion और reoxygenation। क्या मतलब हुआ कि रिवर्सिबल इंजरी जब है, इस्चीमिया या हाइपोक्सिया हुई, और जब इस्चीमिया या हाइपोक्सिया बहाल हो गई और सेल इतनी डैमेज नहीं है तो वो कन्वर्ट हो गई नॉर्मल सेल में। लेकिन जब ये इंजरी माइटोकॉन्ड्रिया की बढ़ जाती है, उसके बाद अगर वहाँ पर इस्चीमिया ख़त्म हो जाए, रिपरफ्यूज़न हो जाए या रीऑक्सीजनेशन हो जाए, तब भी सेल जो है वो रिवर्ट नहीं होती है नॉर्मल की तरफ। ऐसे समझ सकते हैं कि एक आदमी जो है वो डिप्रिवेशन ऑफ द फूड की वजह से उसकी हालत धीरे धीरे डिटेरियोरेट हो रही है, यानी उसको खाना नहीं मिल रहा है। अब वो ऐसी स्टेज पे आ गया कि वो अब वो जो खाना, मान लीजिए अब हम ज़्यादा खाना या नॉर्मल खाना उसको दे रहे हैं, तब भी वो उस खाने को यूटिलाइज नहीं कर सकता है, और अल्टीमेटली वो जो है वो ही विल डाई। तो बिल्कुल वही पोजीशन यहाँ हो रही है कि माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज जो है वो रीपरफ्यूजन के बाद भी अब लौट नहीं सकता। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में बहुत फर्क आता है रिवर्सिबल के मुकाबले में इरिवर्सिबल में।
समझ में आ रही बात? जो एक तो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, यानी दिस इज द सेल, तो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। तो इस सेल मेम्ब्रेन में यानी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फर्क आता है। और दूसरे जो हैं, जो हमारे ऑर्गेनल्स हैं इसमें, फॉर एग्जांपल दिस में बी द मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस में बी द मेम्ब्रेन ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके मेम्ब्रेन में और जो हमारी सेल यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उन दोनों में फर्क आता है। इज इट क्लियर अप टू दिस लेवल? तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। जब हाइपोक्सिया या इस्चीमिया कंटिन्यू कर रही है तो जो चेंजेस आ रहे थे कि सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से स्वेलिंग हो रही, ब्लड फॉर्मेशन हो रहा है, कैल्शियम पंप काम नहीं कर रहा है तो कैल्शियम का इन्फ्लेक्स हो रहा है, हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस सफ़र कर रही है, लाइसोसोम जो है वो ऑटोफेजिक कुछ बना रही, सब चल ही रहा है। तो सोडियम जो कैल्शियम पंप जो है ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से देयर इज द कैल्शियम इन्फ्लेक्स, कैल्शियम इन्फ्लेक्स। तो सेल के अंदर जो है वो कैल्शियम आ जा रहा है, क्योंकि सेल कैल्शियम जो है वो बाहर है ज़्यादा, सेल के अंदर बहुत कम कैल्शियम है, तो कैल्शियम इन्फ्लेक्स हो रहा है, यानी इनसाइड द सेल कैल्शियम आ जा रहा है। तो जो कैल्शियम सेल के अंदर आ जा रहा है उसकी वजह से देयर इज द माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज हो रहा है। और वो स्ट्रक्चरल डैमेज कैसे हो रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में लार्ज वैक्यूल्स फॉर्म हो जा रहे हैं। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन डिसेबल्ड हो रहा है, फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रही है, लार्ज वैक्यूल्स फॉर्मेशन हो जा रहा है। एंड देयर इज द डिपोजिशन ऑफ द दिस कैल्शियम डेंसिटीज, कैल्शियम की डेंसिटीज जो है, डेंसिटीज डिपॉजिट हो रही हैं। और लार्ज एमॉर्फस डेंसिटीज, जैसे रिवर्सिबल इंजरी में स्मॉल डेंसिटीज डिपॉजिट थी, तो यहाँ पर लार्ज डेंसिटीज जो है वो डिपॉजिट हो जा रही हैं। तो कैल्शियम इन्फ्लेक्स हो जा रहा है इस पंप के काम ना करने की वजह से कैल्शियम, और कैल्शियम इन्फ्लेक्स की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो रही है। एक चीज़ तो ये हो रही है। दूसरी चीज़, जब कैल्शियम इन्फ्लेक्स हो रहा है तो देयर आर द 4 टाइप ऑफ द, जब साइटोसॉलिक कैल्शियम बढ़ रही है, लेवल ऑफ द कैल्शियम इन द साइटोसॉल जो है इंक्रीज कर जा रही है, तो देयर आर द 4 टाइप ऑफ द इनएक्टिव एंजाइम्स, वो एंजाइम्स एक्टिवेट हो जा रहे हैं। वो 4 तरह के एंजाइम्स कौन से हैं? एटीपेज हैं, एटीपेज हैं, फास्फोलाइपेज हैं, फास्फोलाइपेज, प्रोटीएज एंड इंडोन्यूक्लिएज। तो साइटोसोलिक कैल्शियम के इन्फ्लेक्स के वजह से, यानी साइटोसॉल में कैल्शियम की लेवल की बढ़ने की वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हुआ। क्या डैमेज हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन प्रॉपरली नहीं है। स्ट्रक्चरल डैमेज क्या हुआ कि वहाँ वैक्यूल फॉर्मेशन हो गए, कैल्शियम डेंसिटीज डिपॉजिट हो गई, लार्ज एमॉर्फस डेंसिटीज डिपॉजिट हो गई, और 4 तरह के साइटोसोलिक एंजाइम जो इनएक्टिव थे वो एक्टिवेट हो गए। अब हम देखेंगे कि ये जो एंजाइम एक्टिवेट हुए ये किस तरह का इफेक्ट सेल पर डाल रहे हैं। तो हम लोगों ने बात की कि साइटोसोलिक कैल्शियम इन्फ्लेक्स की वजह से 4 तरह के एंजाइम्स जो हैं वो इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो नंबर 1 इज द एटीपेज। जब एटीपेज एक्टिवेट हो तो इसने क्या किया कि एटीपी को और डिप्लीशन हो गई एटीपी में। एक तो एटीपी ऐसे ही कम थी और एटीपी और कम कर रहा है ये। तो जब एटीपी कम कर रहा है तो सारे काम जो हो रहे थे, दोनों पंप काम नहीं कर रहे हैं, जो सोडियम पोटेशियम पंप है, कैल्शियम पंप काम नहीं कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस सही नहीं हो रही है, सेल की स्वेलिंग हो रही है, ब्लड फॉर्मेशन हो रहे हैं, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स बन रहे हैं, वो सारे काम हो रहे हैं। तो दूसरी चीज़ है फास्फोलाइपेजेस। जब फास्फोलाइपेजेस जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसा इसका नाम है, तो ये कहाँ काम कर रहे हैं? स्पेशली द मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और सेल ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन जो हैं। तो ये नॉर्मल सेल की जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन, तो इस मेम्ब्रेन पे जो मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? फास्फोलिपिड बाइलेयर की, फास्फोलिपिड बाइलेयर। तो फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई है और ये एंजाइम आया तो इस पे एक्ट कर रहा है, तो हमारी सेल मेम्ब्रेन क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो जा रही है। रिवर्सिबल यानी कि और ज़्यादा ब्लड फॉर्मेशन हो सकते हैं या ये रप्चर हो सकती है, यहाँ पर डिस्ट्रप्शन हो सकता है इनटू द दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था इन द दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसकी लाइसिस हो सकती है। यहाँ का सेल इसकी मेम्ब्रेन जो है इट में बी आल्सो डिसरप्टेड। तो
तो यहाँ पर इसकी लाइसिस हो सकती है। तो ड्यू टू द फास्फोलाइपेज जितनी हमारी मेम्ब्रेन्स हैं, स्पेशली इसका जो डिस्ट्रप्शन कर रहा है मेम्ब्रेन्स के पक कर कहा है, मेम्ब्रेन्स जो हमारी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है और या जो सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन है उस पर काम कर रहा है। और तीसरी चीज़ आई है प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस क्या कर रहे हैं कि हमारे सेल का जो साइटोस्केलेटन है तो उस पे काम कर रहे हैं। प्रोटीन जो सिंथेसिस, चूँकि प्रोटीन के बने हुए हैं और प्रोटीन सिंथेसिस पहले ही से डिमिनिश्ड है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो एंकर कर रहा है इस पर। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, तो ये जो है ये डिस्टर्प्टेड हो जा रहे हैं। देयर आर द डिस्टरप्शन इनटू द दिस साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, ब्रेकअप हो जा रहा है। क्यों? प्रोटीएजेस आ रहे हैं। इसके अलावा सेल स्वेलिंग थी, उसका भी प्रेशर अगर पड़ रहा है तो उसकी वजह से भी देयर में बी द दिस डिस्ट्रप्शन इनटू द दिस साइटोस्केलेटन। तो ये तीन तरह के जो एंजाइम आए, एटीपेज ने एटीपी को और कम किया, फास्फोलाइपेजेस ने मेम्ब्रेन पे एक्ट किया और प्रोटीएजेस ने जो है वो एक्ट किया अंडर साइटोस्केलेटन। तो इंडोन्यूक्लियेजेस जो हैं, इंडोन्यूक्लियेजेस, तो ये इंडोन्यूक्लियेजेस जो हैं जब ये एक्टिवेट हो रहे हैं तो ये हमारे सेल का जो न्यूक्लियस है उसको डैमेज कर रहे हैं, न्यूक्लियस को डैमेज कर रहे हैं। और देयर आर द थ्री टाइप ऑफ द चेंजेस इनटू द न्यूक्लियस इनटू द इरिवर्सिबल सेल इंजरी। पहली चीज क्या हुई कि दिस इज द सेल, दिस इज द सेल और यहां पर न्यूक्लियस था हमारा और ये न्यूक्लियर क्रोमैटिन था। तो पहली चीज है कि ये न्यूक्लियर क्रोमैटिन बहुत ज़्यादा कंडेंस हो गया, एक जगह पे इकट्ठा हो गया। न्यूक्लियर क्रोमैटिन इज कंडेंस और ये एक जगह पर इकट्ठा हो गया, दैट इज नोन एज द पिक्नोसिस। इस कंडीशन इज कॉल्ड पिक्नोसिस। तो ये न्यूक्लियर क्रोमैटिन क्लम्प्ड हो गया, एक जगह पर इकट्ठा हो गया, एट दैट कंडीशन इज द पिक्नोसिस। दूसरी कंडीशन हुई कि ये जो हमारा न्यूक्लियर मटेरियल था, न्यूक्लियर क्रोमैटिन, ये फ्रैगमेंट्स हो गया, पार्ट में फ्रैगमेंट हो गया, कई पार्ट में टूट गया। इसे कहते हैं कैरियोरेजिक्स। तो दूसरा चेंज जो आया न्यूक्लियस में, उसमें क्या हुआ कि न्यूक्लियर मटेरियल हमारा जो था वो फ्रैगमेंटेड हो गया, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया और दैट कंडीशन इज नोन एज द कैरियोरेजिक्स। यहां क्या हुआ था? यहां हुआ था कंडेंसेशन, कंडेंस हो गया था ये, और यहां पर क्या हुआ? फ्रैगमेंटेड हो गया, फ्रैगमेंटेड, फ्रैगमेंट में टूट गया छोटे छोटे पार्ट में। तीसरा जो चेंज आया न्यूक्लियस में, वो न्यूक्लियस मटेरियल जो है, दिस इज द, यहां पर न्यूक्लियर मटेरियल क्या हुआ? न्यूक्लियर मटेरियल इज फेडिंग, धीरे 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 ये फेड हो जा रहा है यहां पे, एट दैट कंडीशन इज नोन एज द कैरियोलाइसिस, कैरियोलाइसिस। तो these are the three type of the changes into the nucleus into the irreversible cell injury। तो ये चार तरह के एंजाइम एक्टिवेट हुए ड्यू टू द साइटोसोलिक कैल्शियम इन्फ्लेक्स। और जब कैल्शियम इन्फ्लेक्स हुआ तो ये इनएक्टिवेटेड थे एटीपेजेस, दैट इज द दिस मेम्ब्रेन वाले फास्फोलाइपेजेस, प्रोटीएजेस एंड द दिस इंडोन्यूक्लियेजेस। एटीपेज ने एटीपी को और डिमिनिश किया, फास्फोलाइपेज ने मेम्ब्रेन को डैमेज किया, और जो प्रोटीएजेस थे उन्होंने स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन कंपोनेंट थे उसको डैमेज किया, और इंडोन्यूक्लियेजेस ने तीन तरह के चेंजेस पैदा किए न्यूक्लियस में, दैट इज द पिक्नोसिस, दैट इज द कैरियोरेजिक्स एंड द कैरियोलाइसिस। तो दिस डैमेज डीएनए जो है दैट प्रोड्यूसेस द that activates the pro-apoptotic proteins and that leads to the cell death. Is it clear? Yes, there is the change in the one more organelle of the cell, that is the lysosomes। हम लोगों ने बात की थी कि ये cells जो हैं हमारे normal cells, उसमें there are the lysosomes। Lysosomes are known as the suicide bag। जब हम लोग रिवर्सिबल सेल इंजरी पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि लाइसोसोम जो थे वो डैमेज जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स थे, फॉर एग्जांपल इधर डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो इसको इनगल्फ कर ले रहे थे, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स बना रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा है? ड्यू टू दिस जो चेंजेस जिससे पहले हम लोग ने पढ़े, उसकी वजह से देयर इज द रप्चर इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ दिस लाइसोसोम्स।
जब लाइसोसोम्स के सेल मेम्ब्रेन में रप्चर हो गया तो ये सारे लाइसोसोम्स जो हैं, हमको पता है कि देयर आर लॉट्स ऑफ एंजाइम इनटू द दिस लाइसोसोम्स। तो ये लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं ये लिबरेट हो जा रहे हैं इनटू द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में जब लिबरेट हो गए तो देयर इज द लैक ऑफ द ऑक्सीजन और द पीएच इज वेरी एसिडिक। क्यों है? ये दोनों चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इन द कंडीशन ऑफ द ऑक्सीजन डिप्रिवेशन एंड दिस एसिडियसिस, ये सारे एंजाइम जो हैं ये एक्टिवेट हो जा रहे हैं। एंजाइम्स कौन कौन से हैं? दे आर द हाइड्रोलेजेस, आरएनएस, डीएनएस, प्रोटीएस, ग्लाइकोसाइडेस, phosphatase, lipase, amylase and catepsins. A lot of enzymes are there. तो जब ये सारे enzymes activate हो जा रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? They are going to the enzymatic digestion of the cellular component, और उसकी वजह से सेल की डेथ हो जा रही है। ठीक है, लाइसोसोम्स का मेम्ब्रेन रप्चर हो गया और उसकी वजह से एंजाइम्स लीक हो गए और सेलुलर pH is low and the oxygen level is low, so these enzymes are the activated। और सारे एंजाइम देखिए, जो आरएनए पे काम कर रहा है, डीएनए पे काम कर रहे हैं, प्रोटीन पे काम कर रहे हैं, लाइपेज और एमाइलेज फैट पे काम कर रहे हैं। तो सारे एंजाइम्स जो हैं वो सारी चीज़ों को डैमेज कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, और उसकी वजह से सेल डेथ हो रही है। और देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द माइलिन फिगर्स। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है, इरिवर्सिबल सेल रिवर्सिबल इंजरी में माइलिन फिगर्स आर वेरी लेस, और यहाँ पर माइलिन फिगर्स जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं। फास्फोलिपिड रिच जो है ये अराउंड स्ट्रक्चर्स बन रहा है, दैट इज नोन एज द माइलिन फिगर्स, एंड दीज माइलिन फिगर्स आर आइदर फाइगोसाइटोस बाय द फाइगोसाइटिक सेल, या वहाँ पर वो डिपॉजिट हो जा रहे हैं एज अ कैल्शियम सोप्स। तो ये चेंजेस आ रहे हैं सेल के अंदर जब इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि एटीपेजेस बढ़ गया, उसकी वजह से जो एटीपी कम हो गया, और फास्फोलाइपेजेस जो आए, जो सेल मेम्ब्रेन डैमेज हुआ, प्रोटीएजेस की वजह से प्रोटीन डैमेज हुआ, इंडोन्यूक्लियस की वजह से न्यूक्लियस डैमेज हुआ, और जब लाइसोसोमल कंटेंट आ गया सेल में तो वहाँ पर सेल की डेथ हो गई, सारे के सारे एंजाइम एक्टिवेट हो गए और लिबरेट हो गए। तो हम लोगों ने जो बात की कि जो लाइसोसोमल एंजाइम्स थे, वो जो लीक एंजाइम्स हैं, ये जो हमारी मेम्ब्रेन है, चूँकि मेम्ब्रेन रप्चर हो गई तो बाहर आ जाते हैं और सीरम में इनकी लेवल बढ़ जाती है। तो स्पेसिफिक इंजरी के लिए हम इन जो एंजाइम्स हैं इनकी लेवल से हम स्पेसिफिक इंजरी को डायग्नोस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की बात करें कि अगर हमें डाउट है कि किसी को जो है चेस्ट में पेन हुआ और उसमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी जो कार्डियक मसल्स हैं उनको इंजरी हुई है, तो हम लोग टेस्ट में जा सकते हैं। देयर इज़ द वन टेस्ट दैट इज़ नोन एज द AST, या इसे SGOT भी कहते हैं, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसमिनेस। तो अगर इसकी लेवल बढ़ी हुई है तो दैट मे बी इनटू द अक्यूट MI और इनटू द डिफ्यूज डिजीज ऑफ द लीवर, फॉर एग्जांपल द वायरल हेपेटाइटिस और अल्कोहलिक लिवर डिजीज। तो अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल सिम्टम हम लोग इसको, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको ये डाउट है कि उसको MI हुआ है और ये लेवल बढ़ा हुआ है, तो इट में सपोर्ट दैट। इसके अलावा देयर इज द वन मोर टेस्ट दैट इज द लैक्टिक हाइड्रोजिनेस, दैट इज नोन एज द LDH। इसकी लेवल भी अक्यूट MI में काफ़ी बढ़ जाती है, मायोकार्डाइटिस में और कई बार स्केलेटल मसल की इंजरी में। One more is the isoenzyme of the creatine kinase, CKMB. CK is the general for this enzyme, और MB that is the myocardial band, तो specific CKMB। तो अक्यूट MI में इसकी बढ़ जाती है वैल्यू, मायोकार्डाइटिस में बढ़ जाती है और स्केलेटल मसल इंजरी में बढ़ जाती है। अब दिस इज द वेरी स्पेसिफिक ट्रोपोनिन, स्पेशली द ट्रॉप-T, जिसे हम ट्रोपोनिन T कहते हैं, अक्यूट MI में बढ़ा हुआ मिलता है। तो अगर ये पैरामीटर्स जो हैं वो हमारे सीरम में बढ़े हुए मिल रहे हैं तो हम वो ये कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट इज देयर द मायोकार्डियल इन्फेक्शन इन ए पर्टिकुलर पेशेंट। वन मोर एंजाइम इज अलेनिन अमीनो ट्रांसफेरेज, दैट इज नोन एज द ALT और SGPT। इट इज मोर स्पेसिफिक फॉर द डिफ्यूज लिवर डिजीज, फॉर एग्जाम्पल द अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में। ठीक है, वन मोर इज द लाइपेज। लाइपेज अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में बढ़ जाता है। इसी तरह से एमाइलेज है, ये अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में बढ़ जाता है। तो ये सारे एंजाइम्स जो हैं जो इनकी लेवल अगर बढ़ी हुई मिली तो हम लोग एक पर्टिकुलर इंजरी को डायग्नोस कर सकते हैं कि इस तरह की इंजरी वहाँ पर हुई होगी। क्लियर है? इतना समझ में आ गई बात। तो अगर हम लोग इसको अब समराइज़ कर लें इरिवर्सिबल सेल इंजरी को, तो देखें कहाँ कहाँ क्या डैमेज हो रहा था। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया। जब इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है, क्या हो रहा है कि कैल्शियम इन्फ्लेक्स हो रहा है, उसकी वजह से ज़्यादा कैल्शियम आ रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में डैमेज हो रहा है। क्या डैमेज हो रहा है? फंक्शन उसका चेंज हो रहा है, और स्ट्रक्चरल चेंज क्या आ रहा है कि यहाँ पर
माइटोकॉन्ड्रिया में वैक्यूल्स फॉर्मेशन हो जा रहे हैं और देयर इज द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम डेंसिटीज जो हैं डिपॉजिट हो रही हैं एंड देयर इज द डिपोजिशन ऑफ द लार्ज डेंसिटीज, लार्ज एमॉर्फस डेंसिटीज, वैक्यूल फॉर्मेशन हो जा रहा है और कैल्शियम डेंसिटीज डिपॉजिट हो रही हैं और लार्ज एमॉर्फस डेंसिटीज डिपॉजिट हो रही हैं। हम लोगों ने रिवर्सिबल में पढ़ा था कि स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटीज वहाँ पर डिपॉजिट हो रही थी इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। सेल मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए, दिस इज द नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ क्या हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिसरप्शन है, कहीं कहीं डिसरप्ट हो गई है, सेल मेम्ब्रेन लीक हो गई है। और देयर इज द माइलिन फिगर्स जो है इरिवर्सिबल सेल इंजरी में ज़्यादा माइलिन फिगर्स मिल रहे हैं। अगर हम लोग बात करें दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द नॉर्मल, यहाँ पर लाइज हो रहा है और राइबोसोम जो है वो डिस्पर्स हो जा रहे हैं। ठीक है, ये इतने चेंज आ रहे हैं। लाइसोसोम में चेंज आ रहा है, लाइसोसोम में क्या जा रहा है, इट इज़ द नॉर्मल लाइसोसोम और यहाँ पर लाइसोसोम जो है इट इज स्वेलन एंड इट इज रप्चर्ड, स्वेलन भी हो रहा है और रप्चर्ड भी हो रहा है। और रप्चर की वजह से क्या हो रहा है, इसके एंजाइम्स जो है वो लीक हो जा रहे हैं साइटोप्लाज्म में। तो इन द नॉर्मल सेल द साइटोस्केलेटन, दिस इज द साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल skeleton, it is intact, microtubules, intermediate filaments and this microfilament, यहाँ क्या है, ये they are the disrupted, टूट जा रहे हैं, ब्रेकअप हो जा रहे हैं, disrupted है। This cytoskeleton is disrupted, this microtubules, the intermediate filament, this macrofilament, they are disrupted. So this is the change. This is the normal nucleus, cell nucleus is the normal. This is the nuclear chromatin is normal. यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहली पोजीशन हो रही है कि न्यूक्लियर क्रोमैटिन जो है वो एक जगह कंडेंस हो गया, क्लम्प हो गया, क्लम्पिंग हो गई एंड दैट पोजीशन इज नोन एज द पिक्नोसिस। और उसके बाद आगे बढ़े अगर पोजीशन तो देयर इज द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस। फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पर क्या था, कंडेंसेशन, यहाँ कंडेंस हो गया था, कंडेंसेशन था, यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, फ्रेगमेंट हो गया। तो दैट कंडीशन इज नोन एज द कैरियोरेजिक्स। इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैरियोलाइसिस, यानी फेड अप हो जा रहा है न्यूक्लियस, धीरे धीरे न्यूक्लियस इज गोइंग टू फेड, दैट कंडीशन इज नोन एज द कैरियोलाइसिस। तो दीज आर द चेंजेस इनटू द इरिवर्सिबल इंजरी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस इरिवर्सिबल इंजरी। हम लोगों ने उसकी बात की कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे चेंजेस आ रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या चेंजेस आ रहे हैं और जो उसके साइटोस्केलेटन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, न्यूक्लियस में क्या चेंजेस आ रहे हैं और जो लाइसोसोम थे उनके कंटेंट जब रिलीज हो रहे हैं तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द दिस रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। आप लोग इसको पढ़िए और आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करिए, शेयर करिए दूसरे कॉलेज के बच्चों के साथ कि उनको भी थोड़ा इससे कुछ बेनिफिट हो। और किसी को कोई अगर डाउट हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए जिससे हम लोग उस डाउट को क्लियर कर सकें। तो अगले वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।